नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव, प्रीति और समीर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त घाना के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने घाना की संसद को संबोधित किया आज। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि भारत और घाना के बीच मजबूत संबंध हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि हमारे लिए लोकतंत्र सिस्टम नहीं, संस्कार है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र एक सिस्टम नहीं बल्कि संस्कार है। हजारों वर्षों से लोकतंत्र ने भारतीय समाज को निरंतर गति दी है। फॉर अस डेमोक्रेसी इज नॉट merely a system. It is a part of our fundamental values. 2,500 political parties, thousands of dialects. This is also the reason that people who came to India have always been welcomed with open hearts. The same spirit helps Indians integrate easily wherever they go. Even in Ghana, they have blended. भारत की विकास यात्रा ग्लोबल ग्रोथ को गति देने वाली है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक ऐसा स्तंभ है जो जितना मजबूत होगा दुनिया को उतना ही सशक्त बनाएगा, वैश्विक स्थिरता बढ़ाने में योगदान करेगा। In these times of global uncertainty, India's democratic stability shines as a ray of hope. India's rapid progress is a catalyst for global growth. As the world's largest democracy, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर है। राजस्थान में गुरुवार को कई जिलों में जबरदस्त बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। फ्लड कंट्रोल रूम से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा 12.5 इंच बारिश हुई। चित्तौड़गढ़ के बस्सी डैम और ओरई डैम इलाके में 300 से 320 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। डैम में पानी के उफान को देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। भारी बारिश और डैम से छोड़े गए पानी की वजह से निचले इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है। कई गांवों में तो पानी ने लोगों के घरों तक दस्तक दे दी है। दरअसल राजस्थान के कई जिलों में लगातार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। देखा जाए तो राजस्थान में इस बार मानसून राहत के बजाय आफत लेकर आया है। बीते 24 घंटों में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा और अजमेर समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। बुधवार के बाद गुरुवार को भी चित्तौड़गढ़ के साथ साथ भीलवाड़ा, ब्यावर सहित कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आने वाले 3 से 4 दिनों तक भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में तेज बारिश की संभावना जताई है, जिसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। और हिमाचल के सिरमौर जिले में पावटा साहिब में सतौन चांदनी रेणुका मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये सतौन चांदनी रोड के हाल। हिमाचल प्रदेश के पावटा साहिब में सतौन चांदनी रेणुका मार्ग पर भयंकर भूस्खलन से सड़कें बंद हो गई हैं। पहाड़ से भारी मात्रा में आए मलबे की वजह से ये सड़कें बंद करनी पड़ी हैं। देखा जा सकता है कि कैसे मलबे को हटाने की भी कोशिश की जा रही है। ये देखिए बेचारे, देर रात हुई भारी बारिश के चलते सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे आम लोगों के साथ साथ और यहाँ की फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि यहाँ जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत की जाए ताकि इस इलाके में आवाजाही शुरू हो सके। कि कृपया करके यहाँ पर कोई जेसीबी अम्बोन और सडियार के बीच में भेजी जाए। ये इलाका धार्मिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। काफी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, उन्हें भी परेशानी उठानी पड़ रही है।
गौरतलब है कि बरसात के दिनों में इस इलाके में लैंडस्लाइड की घटनाएं होती रही हैं। पहले भी भारी लैंडस्लाइड होता रहा है। आपको ये भी बता दें कि साल 2023 में इसी नेशनल हाईवे पर एक पूरी पहाड़ी धराशायी हो गई थी। हर साल बरसात के मौसम में यहाँ भूस्खलन की तस्वीरें सामने आती हैं। और राजस्थान के झालावाड़ में लगातार बारिश का दौर जारी है। शहर में जगह जगह जल भराव नजर आ रहा है। पानी में झूमती गाती महिलाएं ढोल बजाता ये शख्स, खुशी से पानी में खेलते ये बच्चे। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये लोग पानी में रेन डांस कर रहे हैं या फिर ये महिलाएं यूं ही पानी के बीच सड़कों पर निकल गई हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। जलभराव के बीच इन महिलाओं की बड़ी मजबूरी है। बात शुभ मुहूर्त की है। जी हाँ, शुभ मुहूर्त। अगर ये महिलाएं पानी में नहीं निकलती तो फिर शादी कैसे होती। दरअसल 6 जुलाई को गोलाना कस्बे के रहने वाले एक युवक का विवाह होना है। ऐसे में विवाह पूर्व माता पूजन के लिए बुधवार को मुहूर्त निकला था, लेकिन बुधवार सुबह से ही तेज बारिश की वजह से गोलाना कस्बे में 3 से 5 फीट तक पानी भर गया और इस पानी के बीच ही दूल्हे को माता पूजन के लिए ले जाया गया। वैवाहिक कार्यक्रम का ये वीडियो अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है। राजस्थान के जालौर जिले में हो रही लगातार बारिश के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। कुछ जगह पर हादसे भी हुए हैं। राजस्थान के जालौर जिले में हो रही लगातार बारिश के कारण भीनमाल से वंधर मार्ग पर नदी में तेज बहाव देखा गया। इसी दौरान एक इको कार ड्राइवर ने लापरवाही दिखाते हुए गाड़ी को बहाव वाले पानी में उतार दिया, जिससे गाड़ी तेज धारा में बहने लगी। स्थिति गंभीर होती उससे पहले मौके पर मौजूद कुछ युवकों ने बहादुरी दिखाते हुए नदी में छलांग लगाई और ड्राइवर की जान बचा ली। घटना आज सुबह की है, जब बारिश के चलते नदी में जलस्तर बढ़ चुका था। इको कार चालक ने नदी के बहाव को नजरअंदाज कर वाहन आगे बढ़ा दिया। वाहन बहाव में फंसकर बहने लगा, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालात को देखते हुए कुछ युवकों ने बिना देर किए नदी में छलांग लगाई और बड़ी मुश्किल से गाड़ी चालक को बाहर निकाल लिया। गाड़ी तो बह गई, लेकिन एक जान बचाने में सफलता मिली। दरअसल कार चालक नदी पार करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पुल पर तेज बहाव के कारण चालक संतुलन खो बैठा और नदी में जा पहुंचा। स्थानीय प्रशासन ने इस घटना के बाद लोगों से अपील की है कि तेज बहाव या जलभराव वाले इलाकों में जाने से बचें और जोखिम उठाकर नदी नालों को पार न करें। और राजस्थान के कई जिलों में लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। अजमेर में जल भराव से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद जलभराव की तस्वीरें राजस्थान के अजमेर शहर की हैं, जहां सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं। सड़कों पर पानी के बीच वाहनों को आते जाते देखा जा सकता है। हमेशा की तरह दावे तो कई किए गए थे, लेकिन जल निकासी न होने की वजह से अजमेर जैसा शहर कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। थोड़ी सी बारिश में देखो, मतलब इतनी बाइक्स, इतने कार, इतने ये सब बंद पड़े सब, और पूरा शहर ठप पड़ा है। घुटने से ऊपर पानी भरा, 3-3 फुट पानी भरा हुआ है। कितनी देर की बारिश में? आधे पौन घंटे की बारिश में पूरा लबालब हो चुका है। ये आप हालात देख लो दुकानों में कि पहली बारिश में पानी भर गया। भारी बारिश के बाद अजमेर शरीफ दरगाह परिसर में भी 2 फीट तक पानी भर गया। वहीं भारी बारिश के दौरान दरगाह परिसर में बने बरामदे की छत का एक हिस्सा भी ढह गया। हालांकि इस दौरान किसी को चोट नहीं आई। दरगाह कमेटी ने उस हिस्से में लोगों की आवाजाही बंद कर दी। अगर देखें तो राजस्थान में मानसून जोर पकड़ रहा है। नागौर, कोटा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, पाली, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर, ब्यावर, झालावाड़ और सवाई माधोपुर में भी तेज बारिश हुई है। अजमेर और भीलवाड़ा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के रामनगर में भी तेज बारिश के बाद लोग परेशान नजर आए। सड़कों के ऊपर से पानी गुजरने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखा जा सकता है कि यहाँ किस कदर पानी उफान पर है। उत्तराखंड के रामनगर में लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। सड़कें दरिया जैसी नजर आ रही हैं, जिनकी वजह से वाहनों की लंबी कतार लग गई। दरअसल रामनगर पाटकोट रोड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब टेढ़ा के पास बरसाती नाला अचानक उफान पर आ गया। बताया जा रहा है कि सीताबनी और भंडार पानी के जंगलों में तेज बारिश हुई, जिससे बरसाती नाला तेजी से उफान पड़ा। पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। नाले के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। कई वाहन घंटों तक फंसे रहे, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बार बारिश में ये नाला उफान पर आ जाता है। हालांकि लोगों को ये भी कहना है कि जलस्तर सामान्य से काफी ज्यादा था। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। करीब 1 घंटे के बाद पानी का बहाव कम होने के बाद पुलिस ने वाहनों को सुरक्षित पार कराया।
वहीं रामनगर के खिचड़ी नदी में भी उफान देखने को मिला। यहाँ भी लोगों को उफान कम होने का इंतजार करना पड़ा। और अब बात मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहां बारिश के बाद सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं, जिसकी कीमत आम लोग चुका रहे हैं। सड़कों की बदहाली की तस्वीर मध्य प्रदेश के जबलपुर की है। बदहाली की वजह से यहां पर कैसे यह हादसा हुआ, आप देखिए। ऑटो सड़क पर पानी के बीच से गुजरने की कोशिश करता है, संतुलन बिगड़ता है और ऑटो पलट जाता है। ऑटो में कुल 5 लोग सवार थे, 2 बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी। ऑटो पलटने के बाद सभी यात्री बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। घटना में बच्चों को चोटें भी आई हैं। अगर देखें तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में 5 जुलाई तक गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि कई दिनों से जबलपुर जिले में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। जबलपुर में पिछले 24 घंटे में 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जिले में इस मानसून सीजन में अभी तक 232.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और इसकी वजह से सड़कों पर अभी से बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। हैरत की बात यह है कि ये गड्ढे जबलपुर के पॉश इलाकों में नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भी लगातार बारिश हो रही है। यहां तेज बहाव के बीच कुछ लोगों का रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से सामने आई। कैसे कुछ लोग पानी में फंस गए। किनारे खड़े लोग रस्सी के सहारे इन लोगों की मदद कर रहे हैं। पानी से निकालने की कोशिश जारी है। आखिरकार उनकी ये कोशिश कामयाब हो गई। फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दरअसल मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में लगातार हो रही बारिश मुसीबत बनी हुई है। नदी नाले उफान पर हैं। हर जगह जल भराव है। बारिश की वजह से पुल को भी नुकसान पहुंचा। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि बारिश के मौसम में हर साल ये पुल क्षतिग्रस्त हो जाता है। शिकायत के बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं देता। दरअसल मध्य प्रदेश में मानसून के एक्टिव होने के बाद से ही पूरे प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी है। भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम, रतलाम, धार, रायसेन, विदिशा और खंडवा समेत करीब 19 जिलों में रुक रुक कर तेज और रिमझिम बारिश जारी है। कई इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और उत्तर प्रदेश के संभल में पानी की टंकी का पाइप फटने से अफरा तफरी मच गई। आसपास का पूरा इलाका जलमग्न हो गया। प्रशासन स्थिति से निपटने में जुटा है। शहर के बीच बना झरना। तेज रफ्तार निकलते पानी ने पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया। इलाके में मची अफरा तफरी। तस्वीरें यूपी के संभल के बबराला की हैं, जहां ओवरहेड टैंक का पानी सप्लाई पाइप फट गया और पाइप फटते ही झरना सा बहने लगा। तेजी से निकलते पानी ने कुछ ही देर में पूरे इलाके को पानी पानी कर दिया। यहाँ तक कि पानी की टंकी के बगल में बनी पुलिस चौकी में भी पानी आ गया। पुलिस वालों को भी पानी से ही होकर गुजरना पड़ा। इंसान तो इंसान, जानवर भी पानी भरने से परेशान नजर आए। पास ही शांति देवी विद्यालय है, उसमें और आसपास की गलियों में भी पानी आ गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद पानी के बहाव पर काबू पाया जा सका। नगर पंचायत ने दूसरी लाइनों की वाटर सप्लाई चालू कर पानी को डाइवर्ट किया और फिर लीकेज की मरम्मत की। 4 दशक पुराने इस ओवरहेड टैंक से पिछले 10 साल से पानी की सप्लाई बंद थी और सरकार के आदेश के बाद टैंक की सफाई और मरम्मत के बाद पानी सप्लाई का ट्रायल शुरू किया गया था। फिलहाल नगर पंचायत का जल विभाग जल भराव की समस्या को दूर करने में जुटा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में आज सुबह से तेज बारिश हो रही है, जिससे कई सड़कों पर पानी भर गया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पिछले कुछ दिनों से आसमान पर बादल छाए हुए थे, लेकिन अच्छी बारिश नहीं हो रही थी। देर रात हल्की बूंदाबांदी से मौसम में हल्की ठंडक थी। आज सुबह झमाझम बारिश शुरू हुई और लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पूरे हफ्ते आसमान में बादल छाए रहने के साथ ही बारिश की संभावना है। बारिश को लेकर कई जगहों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और संभव हो तो घर के अंदर रहने की अपील की है। रायगढ़ के साथ साथ कोरबा, जशपुर, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, कलरामपुर में बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं महाराष्ट्र में भी एक बार फिर से मानसून के जोर पकड़ने के कारण पुणे और मुंबई समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पालघर, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के साथ साथ पुणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं भी चल सकती हैं।
और राजस्थान के झालावाड़ जिले में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते आहू और काली सिंध नदियां उफान पर हैं। झालावाड़ के गागरोन की रहने वाली गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई, लेकिन गांव का संपर्क पूरी तरह से कटा हुआ है। ऐसे में एसडीआरएफ की टीम से मदद मांगी गई। एसडीआरएफ की टीम बिना देर किए मौके पर रवाना हुई और फिर कुछ इस तरह से गर्भवती महिला के साथ परिजनों को बाहर निकालकर अस्पताल के लिए रवाना किया गया। एसडीएम अभिषेक चारण ने बताया कि गागरोन की गर्भवती महिला सलोनी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। भारी बारिश और नदी में उफान के कारण गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से कटा था। परिजनों की सूचना के बाद जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ टीम ने बोट से महिला और उसके परिवार वालों को नदी के दूसरे तट पर पहुंचाया। इस दौरान नदी के दोनों ओर ग्रामीण जमा हो गए। ग्रामीणों ने महिला के दूसरे किनारे पर पहुंचने पर राहत की सांस ली। बता दें कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। कई जगह जलभराव होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झालावाड़ में किस कदर बारिश हुई है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। यहाँ पर कई नदियां उफान पर है। महाराष्ट्र के कोंकण रीजन के सिंधुदुर्ग जिले में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में बीते 24 घंटे से भारी बारिश का कहर जारी है और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। गढ़ नदी ने चेतावनी का स्तर पार कर लिया, जबकि कर्ली नदी भी चेतावनी स्तर के करीब है। साथ ही तिलारी डैम क्षेत्र में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी वजह से जल्द ही बांध से पानी छोड़े जाने की भी संभावना है। प्रशासन ने तिलारी नदी किनारे बसे गांव के नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। वहीं कड़कवली में सबसे ज्यादा 220 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि पूरे जिले में औसतन 139.87 मिलीमीटर बारिश हुई है। अगर देखें तो कोंकण रीजन के सिंधुदुर्ग जिले के कई गांव का आपसी संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। सड़कें पानी में बह गई हैं। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने रत्नागिरी, पुणे, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग जिलों में अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और दिशा सालियान मौत मामले में बड़ी खबर है। बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र पुलिस ने हलफनामा दाखिल किया है। टीवी9 भारतवर्ष के पास हलफनामे की कॉपी है। सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत मामले में यह बड़ा अपडेट है। बॉम्बे हाईकोर्ट में मुंबई पुलिस ने हलफनामा दायर किया है। हमारे पास वो कॉपी है उस हलफनामे की। मुंबई पुलिस ने उस हलफनामे में कहा है कि यौन शोषण नहीं हुआ। गैंग रेप के आरोपों की जांच के लिए कोई आधार नहीं है और ये सुसाइड है, ये कहा है मुंबई पुलिस ने। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर रही दिशा सालियान मौत केस में आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट मिल गई है। मुंबई पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा कि दिशा ने सुसाइड किया था, इसमें साजिश जैसी कोई बात नहीं है। सालियान की मौत का मामला फिर से सुर्खियों में है। मुंबई पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा है कि परिस्थितियों और गवाहों के बयान से साफ है कि दिशा सालियान ने फ्लैट से कूदकर आत्महत्या की। दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मौत के बारे में किसी भी तरह के संदेह का संकेत नहीं देती है। रिपोर्ट वैज्ञानिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आधारित है। मृतक युवती पर यौन या शारीरिक हमले के किसी संकेत का जिक्र नहीं है। पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा है कि जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें भी संदेह के सबूत नहीं मिले। मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट सामने आने के बाद संजय राउत हमलावर हैं। दिशा सालियान मामले में पुलिस का अगर क्लीन चिट का रिपोर्ट आया है तो आत्महत्या ही है। तो ये नारायण राणे का बेटा जो है ना, वो है देवेंद्र फडणवीस है और भी उनके बीजेपी के लोग हैं, एकनाथ शिंदे है। ये लोगों ने शिवसेना से और आदित्य ठाकरे से माफ़ी मांगनी चाहिए। एक युवा हमारे नेता को आपने जिस प्रकार से घेर लिया, बदनाम किया, लेकिन हम हटे नहीं, तो आप माफी मांगो। दिशा सालियान मामले में 16 जुलाई को अगली सुनवाई है। इस बीच आदित्य ठाकरे ने हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। और मध्य प्रदेश से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बाबा बागेश्वर के आज और कल के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। जन्मोत्सव नहीं मनाएंगे बाबा बागेश्वर। आज बागेश्वर धाम में हुआ था हादसा। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई थी। टेंट गिरने की वजह से एक शख्स की जान चली गई थी और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं।
और शुभम गुप्ता हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम, इस हादसे के बाद, एक शख्स की जान जाने के बाद बाबा बागेश्वर ने अपने कार्यक्रम रद्द तो किए हैं 2 दिन के लिए, लेकिन इस तरह के हादसे दोबारा ना हो इसके लिए कोई इंतजाम किया जा रहा है? आगे ऐसी व्यवस्था हो ताकि इस तरह के हादसे ना हो, इसके लिए कुछ किया जा रहा है? देखिए समीर, जो बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान जारी किया है उसमें उन्होंने सारी चीज़ों का उल्लेख किया है। पहले तो उन्होंने कहा कि टीन शेड गिरने की खबर सोशल मीडिया पर चल रही है, मगर टीन शेड नहीं गिरा है। एक छोटा सा टेंट था जहां पर कथा नहीं होती थी और वहां पर कुछ लोग, बारिश हो रही थी लिहाजा आराम कर रहे थे और वहीं पर वो गिरा और उसके बाद लोहे की रॉड एक शख्स के सर पर लगी और उसके बाद अस्पताल जब उसे ले गए तो उसकी मौत हो गई। मगर फिर भी उन्होंने कहा कि अपनों किसी का भी दुख वो उनका दुख है और इसीलिए वो सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें गाना बजाना भजन कीर्तन ये सब कैंसिल करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ होगा, जो कथा चल रही है वो जारी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने हर तरह की व्यवस्था के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 50,000 स्क्वायर फीट का उन्होंने एक बड़ा टीन शेड लगवाया है, उसकी तस्वीरें भी उन्होंने दिखाई जहां पर वो कथा कर रहे थे और ये कहा कि वो हर तरह की व्यवस्था का ध्यान रखते हैं। पिछले वर्ष भी उनके जन्मोत्सव के दौरान अच्छी खासी भीड़ आ गई थी, लिहाजा उन्होंने एक वीडियो जारी किया था और कहा था कि आप लोग यहाँ पर बागेश्वर धाम में मत आइए क्योंकि उस तरह की व्यवस्थाएं हम आपके लिए नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में इस बार तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद भी इस तरह का हादसा हुआ, उस पर उन्होंने दुख भी जताया और आगे से ये भी कहा कि हम हर तरह की व्यवस्था पर ध्यान भी देंगे। शुक्रिया शुभम आपका इस जानकारी के लिए। और अब खबर आरएसएस के बारे में। कुछ दिनों पहले संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलर और समाजवाद शब्द हटाने पर विचार होना चाहिए। आज TV9 भारतवर्ष के सवाल के जवाब में संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हाल में जो सर कार्यवाह जी ने एक टिप्पणी किया कि सोशलिस्ट सेक्युलर मुद्दे को लेकर, उसको लेकर कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी के अपने भी संविधान में ये दोनों वर्ड हैं, इसलिए बीजेपी इससे कनी काट रही है। क्या संघ अपने एक अनुसांगिक संगठन को कहेगा कि तुम भी अपना ठीक कर लो? ऐसा है, मुझे लगता है कि माननीय सरकार्यवाह जी दत्ता जी ने जो टिप्पणी की है वो बहुत ही स्पष्ट है। उन्होंने जो 50 वर्ष आपातकाल के 50 वर्ष होने पर आपातकाल में क्या क्या घटित हुआ, जैसे जेलों में लोगों पर अत्याचार हुआ, वैसे राजनीतिक तौर पर क्या बातें हुई, संविधान के साथ क्या अत्याचार हुआ, तो उन्होंने सभी प्रकार के जितने अत्याचार थे उनका स्मरण किया है और निश्चित रूप से 50 वर्ष के निमित्त इन अत्याचारों पर चर्चा होनी चाहिए। उसमें से कौन सी बातों पर क्या करना चाहिए, इसकी डिबेट होनी चाहिए। ये बात उन्होंने उठाई है तो उसको उसी अर्थ में लेना चाहिए। उधर संघ में पिछड़ों और ओबीसी को कम जगह मिलने के विपक्ष के सवाल पर सुनील आंबेकर ने कहा कि संघ में समाज के हर तबके के लोग शामिल हैं। एक देशव्यापी सामाजिक संगठन है और संघ राजनीतिक दल की तरह काम नहीं करता, तो संघ एक जमीनी स्तर पर ऑर्गेनिक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा समाज से संपर्क करते हुए जाता है। तो संघ की प्रक्रिया में पूरा समाज ही हमारी दृष्टि में है और यही कारण है कि आज संघ का कार्य इतना देशव्यापी हो रहा है, देश के हर कोने में जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक तौर पर ये प्रश्न चर्चा रहते संघ को स्पेयर कर दे। संघ अपने तरीके से समाज के हर वर्ग को जोड़ रहा है, हर तरह से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, तो उसी संघ को संघ के समाज दृष्टि से ही देखने से समझ में आ सकता है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पहचान अभियान के दौरान हुए विवाद ने नया मोड़ लिया है। जिस शख्स ने अपना नाम गोपाल बताया था, उसने अपना असली नाम तजम्मुल बताया है। आधार कार्ड से इसकी पुष्टि भी हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम देखो गोपाल नाम रखा था, जबरदस्ती चूड़ा पहना गया। किसने रखवा था गोपाल नाम तुम्हारा? मालिक ने। कौन? होटल मालिक ने? मालिक ने। क्या नाम है उसका? सनम्बर ने। अब वो वीडियो देखिए जिसमें तजम्मुल को दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर हिंदू संगठनों ने पकड़ा था। कांवड़ यात्रा के दौरान सरकार के फरमान के बाद कुछ हिंदू संगठनों ने ढाबों पर पहचान को लेकर जांच की थी। पंडित जी वैष्णो ढाबे पर तजम्मुल को आधार कार्ड दिखाने को कहा था, लेकिन उसने आधार कार्ड नहीं दिखाया। आरोप है कि गुस्साए कार्यकर्ताओं ने उसके साथ बदसलूकी की, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा। मुजफ्फरनगर की पुलिस ने 7 हिंदू कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस भी दर्ज किया।
और 3 दिनों में जवाब देने को कहा। लेकिन दूसरे दिन ही तजम्मुल ने अपनी असली पहचान बता दी। आधार कार्ड से भी उसकी पहचान पुख्ता हुई है। क्या लाभ था नाम बदलने में सर? क्या देख लो, उन्होंने तो देखो होटल चलाना था अपना। हाँ, उन्होंने इसलिए मेरा नाम रखा होगा। मैं चाहूँ था वहाँ से भाई ने मना करी। कितने दिनों से काम कर रहे थे होटल में? मैं 1 महीना जाता हूँ। कावड़ के दौरान जो है काम का। और इटावा में एक कथावाचक की पिटाई का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने नशे में महिला से छेड़खानी का आरोप लगाते हुए कथावाचक की जमकर पिटाई की। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। इटावा के जसवंत नगर में कथावाचक के साथ मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कथावाचक पर शराब पीकर महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया, जिसके बाद बेरहमी से पिटाई की गई। इस मामले में कथावाचक पंकज उपाध्याय ने सफाई देते हुए कहा कि रात को अचानक उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ा, लेकिन उन्होंने शराब नहीं पी थी। शराब नहीं पी थी, मुझे मिर्गी दौड़ आते है, उसकी दवा खाई थी। फिर क्या हुआ है? फिर उन्हें से मारा, शीत बहुत मेरे हाथ, बहुत बदतमीजी की, गाली गलौज की, पीटा, धमकाया मुझे सभी तरीके से, हैं डंडा से मारा, बांध दिया, बहुत गंदी हरारत की। अच्छा, जो वीडियो बनाया किसने बनाया वो आपका, जो इसे वायरल किया लोग? वो वहाँ के ही लोग हैं, उनका नाम याद है। पंकज उपाध्याय ने बताया कि पिछले 10 साल से उनका इलाज चल रहा है। इस बारे में जसवंत नगर पुलिस क्या कह रही है, सुनिए। उपाध्याय उस पंकज की कथावाचक नहीं, मैं पूजा पाठ का कार्य करती हूँ। यह भी सामने आया है कि 18 जून या 19 जून में किसी भी प्रकार का कोई पूजा पाठ का कार्य में कथा का कार्य थाना जसवंत नगर के ग्राम जनक में प्रचलित। लखनऊ में इस्लाम धर्म अपनाने वाले 12 लोगों ने दोबारा हिंदू धर्म अपना लिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए। लखनऊ के गोमती नगर के शिव मंदिर में टीका लगाए, भगवा वस्त्र धारण किए इन लोगों ने अब दोबारा हिंदू धर्म अपना लिया है। हिंदू धर्म में वापसी से पहले वैदिक मंत्रों के साथ यहाँ हवन पूजन कराया गया, फिर पूरे विधि विधान से इनकी हिंदू धर्म में वापसी कराई गई है। आरोप है कि जिन 12 लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया था, उनमें किसी को लव जिहाद में फंसाकर धर्मांतरण कराया गया था, किसी को पैसों का लालच दिया गया था, किसी को विदेश में नौकरी का झांसा दिया गया था। इन लोगों ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोगों के संपर्क किया और हिंदू धर्म में दोबारा वापसी की। हिंदू रक्षा परिषद ने धर्मांतरण मामले पर कार्रवाई की मांग की है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमें कई दिनों से शिकायत आ रही थी कि देश भर में 6000 लोगों को धर्मांतरण कराने वाला जो हिंदू, और कैसे हिंदू जाते थे जिनको बहुत गरीब थे। आजमगढ़ में उसके खिलाफ मुकदमे कायम है, बलरामपुर में है, यूपी के STF थाना में दर्ज है, और इसका नाम यूपी में गजवा हिंद का मजबूत चेहरा है छांगुर पीर। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज आजमगढ़ में पार्टी के नए कार्यालय के निर्माण की नींव रखी। पार्टी कार्यालय का नाम उन्होंने PDA रखा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करेगी। कि जहां पर आजमगढ़ में कई बार लोग कई तरह के सवाल करते थे, अब आजमगढ़ में हम लोगों का PDA भवन बन करके तैयार हो जाएगा। अभी तो हम लोगों ने टेम्परेरी बनाया था, जल्दी में बनाया था, लेकिन आज 5 ईंटें रख दी हैं, और 5 ईंट रखने के बाद हम लोगों का हॉल का भी काम हो जाएगा। हमें लगता है कि हॉल बड़ा ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जिला बड़ा है, 2 लोकसभा और 10 MP हैं। जो घबराहट दिखाई दे रही है मुझे बीजेपी की तरफ, जो बीजेपी की तरफ घबराहट दिखाई दे रही है, ये लग रहा है कि इस बार 27 में रिकॉर्ड बनने जा रहा है, रिकॉर्ड। ये पूर्वांचल का इलाका तो रिकॉर्ड बनाएगा ही बनाएगा। इस बार देख लेना, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक और सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक केवल PDA, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ही दिखाई देगी। उत्तराखंड के काशीपुर में 5 मज़ारों पर बुलडोजर चला दिया गया। प्रशासन के मुताबिक पूरे राज्य में जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर बनाई गई करीब 500 से ज्यादा मज़ारों को तोड़ा जा चुका है। बुलडोजर कार्रवाई की ये तस्वीरें उत्तराखंड के काशीपुर की हैं, जहां अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने अभियान चला रखा है। बुलडोजर की ये कार्रवाई काशीपुर के कुंडेश्वरी में की गई। जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने यहां 5 अवैध मज़ारों को ध्वस्त किया। वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से जंगल और सुनसान इलाके में बनी मज़ार को लोहे के शेड से ढक दिया गया था। एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें देख सकते हैं कि पेड़ की जड़ के ऊपर भी मज़ार बना दिया गया था। वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ ईंटें जोड़कर उस पर हरी चादर चढ़ा दी गई थी ताकि लोगों को ये मज़ार जैसा लगे।
सरकारी आदेश के बाद बुलडोजर की कार्रवाई में इसे तोड़ दिया गया। लोगों का कहना है कि भूमाफिया ने जमीन पर कब्जे की नीयत से जानबूझकर यहां अवैध निर्माण कर रखा था। पूरे उत्तराखंड में अब तक 537 अवैध मजारों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है। बताया जाता है कि ये कार्रवाई लैंड जिहाद के खिलाफ सीएम धामी की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत की गई है। धामी ने कह रखा है, सरकारी भूमि पर धर्म की आड़ में किया गया कोई भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दिल्ली के मेयर के दफ्तर में आज उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षदों ने मेयर के दफ्तर में कूड़ा बिखेर दिया। नारेबाजी के साथ जमीन पर कचरा बिखेरते ये लोग कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है और न ही कोई सामान्य जगह है जहां कचरे बिखेरे जा रहे हैं। कचरा बिखेरते ये लोग आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो काली पॉलीथीन में कचरा भरकर दफ्तर लाए थे और मेयर राजा इकबाल के दफ्तर में दाखिल हो गए। इसी दौरान वहीं पर नारेबाजी करते हुए उन्होंने सारा कचरा बिखेर दिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि निगम के कर्मचारी दिल्ली के सेंट्रल जोन से कचरा नहीं हटा रहे हैं। उनकी लापरवाही की वजह से इलाके में बदबू फैल रही है, गंदगी पसर रही है। पार्षदों ने कहा कि मेयर तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उन्होंने ये रास्ता चुना। 1 महीना पार हो गया, 3 तारीख है, 3 जुलाई है। ये हमने मेमोरेंडम दिया था कि हमें लेटर रिसीव हुए हैं सारिका चौधरी जी का, राकेश लोहिया जी का, पंकज गुप्ता जी का, भागवीर जी का, कुसुम जी का, हेमा जी का और काजल जी का, सबके लेटर रिसीव हुए। हमने लेटर के साथ दिया कि सेंट्रल जोन के अंदर कूड़ा हो रखा है। यहाँ पे एजेंसी पिछले 2 वर्ष से नहीं है। आज जहाँ पे टिप्पर पहले 10 हुआ करते थे वहाँ पे 2 टिप्पर चल रहे हैं, जहाँ पे 15 हुआ करते थे वहाँ पे 3 चल रहे हैं। आज सड़कें पूरी वनरेबल पॉइंट्स में बदल गई है, कूड़ा हो चुकी है। यूपी के औरैया में अपने पैसे की मांग करना एक व्यापारी को महंगा पड़ा। दबंगों ने बीच सड़क पर व्यापारी को पीट डाला। बीच सड़क पर मारपीट की ये तस्वीरें यूपी के औरैया की हैं। कुछ लोगों के बीच हाथपाई हो रही है। इस बीच देखिए, एक शख्स को जमीन पर गिरा दिया जाता है और उस पर एक शख्स लाठी से वार करता है। हालांकि एक व्यक्ति लाठी मारने वाले को रोकता है। मारपीट का ये छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सड़क पर यह मारपीट काफी देर तक होती रही। ये घटना औरैया के हरिगंज बाजार में हुई। बताया जाता है कि जिस शख्स को दबंगों ने लाठी मारी वो एक फल व्यापारी है। रामकिशन नाम के इस व्यापारी के साथ मारपीट के दौरान भीड़ भी जमी रही, लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। सब तमाशबीन रहे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। बताया जाता है कि फल व्यापारी अपने बकाया पैसे मांगने आया था, जिसके बाद किसी बात पर कहासुनी हो गई और नौबत मारपीट तक जा पहुंची। पीड़ित की शिकायत पर नामजद अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। फलों का व्यापारी रामकिशन फल का बकाया पैसा लेने के लिए कंचन तिराहा अछंदा आया था। अकारण गाली गलौज एवं मारपीट की गई। मजरूब से प्राप्त नामजद तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 123/25 पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। और देखिए, सेना से जुड़ी एक बड़ी खबर है। सेना के लिए 1,05,000 करोड़ की रक्षा खरीद को मंजूरी मिली है। रक्षा मंत्री ने रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। यह खरीद पूरी तरह से देश में ही होगी। तीनों सेनाओं के लिए कॉमन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की खरीद को हरी झंडी दी गई है। इससे सेनाओं की ताकत और ऑपरेशनल तैयारी बढ़ेगी। मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय कंपनियों को इससे फायदा होगा और ये सारी खरीद भारतीय कंपनियों से की जाएगी। ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारी संवाददाता अंजू निर्माण से। अंजू निर्माण हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजू, 1,05,000 करोड़ की रक्षा खरीद, किस तरह की खरीद है, जरा बताइए। ये जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज डीएसी ने इस पे अप्रूवल दिया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक हुई है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस बैठक में जो बख्तरबंद रिकवरी जो गाड़ियाँ होती हैं उसको लेकर परमिशन मिली है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो है, इसके अलावा जो सर्विलांस एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनको भी उनकी खरीद करीब 3 इस तरीके के सर्विलांस एयरक्राफ्ट सिस्टम खरीदे जाएंगे जो कि हमारी जो सर्विलांस की ताकत है उसको मजबूत करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे सुखोई 30 विमान हैं उनको भी भारत में ही अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा जो नौसेना है उसकी भी ताकत को बढ़ाने पर काम किया जाएगा और जो माइन स्वीपिंग होते हैं, यानी कि समंदर के अंदर जो माइंस बिछी होती है उनको हटाने का, उनको स्वीप करने वाले जहाज़ों की भी खरीद होगी। तो इस तरीके से ये पूरा जो अपडेट है हम आपको बता रहे हैं कि लगातार हमारी जो फोर्सेस हैं उन्हें अपग्रेड किया जा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद खासतौर से ये फैसला अपने आप में बेहद नहीं। और ये भारतीय कंपनियों से ही होगी अंजू, इंडियन कंपनियों से ही ये सारा सामान खरीदा जाएगा? जी बिल्कुल
जो बिल्कुल ये जो पूरी डील होगी और ये जो पूरी खरीद होगी ये मेक इन इंडिया स्कीम के तहत ही होगी, यानी कि जितनी भी स्वदेशी कंपनियां हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा और ये तमाम अपग्रेडेशन और तमाम तरह की जो खरीद है वो स्वदेशी कंपनियों के द्वारा ही की जाएगी। तो ये भारत की प्राथमिकता है, क्योंकि जिस तरीके से भारत के सामने जी बिल्कुल जिस तरह की चुनौती है, चाहे पाकिस्तान की बात करें चाहे चीन की बात करें, तो ऐसे में भारत को अपनी स्वदेशी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ावा देना जरूरी कदम हो जाता है। बहुत शुक्रिया अंजू आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और स्पाइस जेट की गोवा से पुणे जा रही फ्लाइट में एक खिड़की का फ्रेम निकलने से हड़कंप मच गया। एयरलाइन ने किसी तरह के खतरे से इनकार किया है। यात्रियों में हड़कंप। गोवा से पुणे जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट SG 1080 का विंडो फ्रेम फ्लाइट के दौरान निकलकर बाहर आ गया। एक यात्री के बनाए वीडियो में फ्लाइट की खिड़की का फ्रेम उखड़ा हुआ नजर आ रहा है। विमान की खिड़की का फ्रेम उखड़ने की घटना हैरान करने वाली है। बताया जा रहा है कि यह घटना गोवा से पुणे जा रही स्पाइस जेट के विमान में हुई। स्पाइस जेट की खिड़की का फ्रेम अचानक हवा में उखड़ गया, जिससे यात्रियों में कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। विमान में सवार यात्री डर गए। प्लेन की खिड़की उखड़ने की खबर के बाद स्पाइस जेट ने सफाई दी और कहा कि Q400 विमान में एक खिड़की का फ्रेम उड़ान के दौरान ढीला हो गया और उखड़ गया और पूरी उड़ान के दौरान केबिन में दबाव सामान्य रहा और यात्रियों की सुरक्षा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पुणे में उतरने के बाद खिड़की के फ्रेम को ठीक किया गया। भले ही स्पाइस जेट का कहना हो कि खिड़की का फ्रेम उखड़ने से सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था, लेकिन पिछले दिनों हुई घटनाओं को देखते हुए इस चूक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिहार से खबर है। बिहार के हाजीपुर में हिरासत में मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतक बैद्यनाथ साहनी पर ट्रैक्टर चोरी का आरोप था। पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे हैं। कटहरा के रहने वाले बैद्यनाथ साहनी की हिरासत में हुई मौत से लोग भड़क गए हैं। इस प्रदर्शन में महुआ के विधायक मुकेश रोशन भी शामिल थे। मुकेश ने गंगा ब्रिज थाने के प्रभारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गंगा ब्रिज थाना के एक आईओ हैं सरवन साहू, वो जाकर करके लाते हैं और जो परिजन हैं उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि रात में उनके साथ मारपीट किया गया, जिससे उनका ब्रेन हैमरेज हो गया है। परिजनों का कहना है कि ट्रैक्टर चोरी के आरोप में पुलिस ने बैद्यनाथ को उठाकर थाने ले आई थी। हिरासत में उसे बुरी तरह से पीटा गया, जिसके निशान भी देखे गए। मारने से मौत हुआ है, दाग बना हुआ है, पूरे शरीर में निशान बना हुआ है, कान से ब्लड आया हुआ है। देखें बॉडी। हाँ, जाके देख के। कौन मारा? पुलिस मारा है। हालांकि पुलिस ने मारपीट से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि अचानक तबीयत बिगड़ने से बैद्यनाथ की मौत हो गई। उसके द्वारा अगर सख्ती की गई होती तो वो अभी मजिस्ट्रेट के समक्ष इंक्वेस्ट किया जाएगा। पूरा शरीर पे उसका चिन्ह अगर होगा तो वो सामने आएगा। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। हम लोग के द्वारा तत्काल जैसे ही पता चला कि उसकी तबीयत बिगड़ी है, फौरन उसको उपचार के लिए ले जाया गया है। पटना से सटे जहानाबाद में नई सड़क बनाई गई, लेकिन बीच में आने वाले पेड़ों को नहीं हटाया गया, जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है। नई बनी सड़क की ये तस्वीर आपको हैरान कर रही होगी। आप सोच रहे होंगे भला सड़क पर पेड़ कैसे हो सकते हैं, लेकिन बिहार के जहानाबाद में कुछ ऐसा ही है। बिहार के जहानाबाद में करीब 100 करोड़ की लागत से बनाई गई पटना गया मेन रोड के बीच में दर्जनों पेड़ खड़े हैं। सड़क करीब 7.48 किलोमीटर लंबी है। इस पर किसी तरह की स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगी है। सड़क की ये स्थिति किसी बड़े हादसे को न्योता दे रही है। दरअसल एरकी पवार ग्रिड के पास सड़क चौड़ीकरण का काम तो तेजी से हो गया और डामर भी बिछ गया, लेकिन बीच सड़क पर खड़े दर्जनों पेड़ों को छोड़ दिया गया। ये पेड़ अब सड़क पर चलने वाले हर वाहन और हर यात्री की जान के लिए एक परमानेंट खतरा बन गए हैं। बताया जा रहा है कि बिहार सरकार सड़क निर्माण परियोजना के तहत पटना और गया के बीच सड़क चौड़ी होनी थी। वन विभाग और पथ निर्माण निगम के बीच तालमेल की कमी के कारण दोनों ओर रोड तो बन गई, लेकिन पेड़ नहीं काटे गए। वन विभाग से पेड़ों को हटाने की अनुमति नहीं मिलने की वजह से पेड़ों के बगल से ही सड़क बना दी। अप्रैल 2022 में शुरू हुई इस परियोजना की डेडलाइन अप्रैल 2025 थी। वन विभाग से पेड़ काटने की अनुमति न मिलना प्रोजेक्ट पूरा होने में बड़ी बाधा बताया जा रहा है। और राजस्थान के बूंदी में बिजली कटने से कैंसर पीड़ित महिला की जान चली गई। परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन ने 1 घंटे तक बिजली बहाल नहीं की। ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से महिला की मौत हो गई। रोती बिलखती महिलाओं की ये तस्वीर राजस्थान के बूंदी की है। अस्पताल के बिस्तर पर कैंसर पीड़ित एक महिला की मौत के बाद चीख पुकार मची है। परिजनों के मुताबिक अस्पताल में बिजली कटने के बाद ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई, जिससे अस्पताल में भर्ती शांतिबाई बैरवा नाम की महिला की मौत हो गई। परिजनों के आरोप से अस्पताल प्रशासन ने इनकार किया है।
टेक्निकल चीजें होती है ना, लाइट जाती है, अगर एक पेशेंट मरता है तो सेंट्रल लाइन से, तो फिर दूसरे पेशेंट भी मरते हैं। मेडिसिन के जो इलाज कर रहे हैं डॉक्टर, उनसे बात करिए। उनका कहना है कि कैंसर पेशेंट है, सीरियस पेशेंट था, और लाइट से और ऑक्सीजन का कोई संबंध नहीं है, और ऑक्सीजन बिल्कुल हमने खुद ने चेक करी है, प्रॉपर फ्लो था उसका। अब देखिए दूसरी तस्वीर जो अस्पताल प्रभारी के बयान से मेल नहीं खाती। ये वीडियो रात के 12 बजे का बताया जाता है। घुप अंधेरा है, लोग मरीज के पास जमे हैं। करीब 1 घंटे तक लाइट नहीं रही। ऑक्सीजन के लिए परिजन अस्पताल के इंचार्ज से गुहार लगाते रहे, लेकिन वार्ड में उनकी किसी ने नहीं सुनी और आखिरकार 2 दिन पहले जिला अस्पताल में भर्ती बैरवा की मौत हो गई। खास बात यह है कि जिला अस्पताल में बड़े ऑनेटो जनरेटर लगे हुए हैं। और नवी मुंबई में एक सोसाइटी की दीवार ढह गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। दीवार गिरने की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। तस्वीरें नवी मुंबई के एलोली सेक्टर 20 की हैं। 12 सेकंड में पूरी दीवार कैसे गिरी, इसका वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। आपको शुरू से वीडियो दिखाते हैं। देखिए, पहले दीवार दरकने लगती है, उसी वक्त प्लास्टर का एक छोटा सा टुकड़ा गिरता है और महज 4 सेकंड के बाद पूरी की पूरी दीवार भरभरा कर गिर जाती है। दीवार के आसपास की मिट्टी भी खिसक जाती है। यहाँ पार्क किए गए स्कूटर, बाइक और कुछ कारें भी सीधे खाई में जा गिरती हैं। जानकारी के अनुसार सोसाइटी के बगल में निर्माण कार्य चल रहा था, जिससे बाउंड्री कमजोर हो गई थी। ये अचानक ढह गई। दीवार ढहने के बाद ये तस्वीरें देखिए निर्माण के लिए कितनी गहरी खुदाई की गई थी। निर्माण कार्य जारी था। दीवार का मलबा देखिए किस तरह खाई में जा गिरा। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे के समय कोई व्यक्ति आसपास मौजूद नहीं था, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। सोसाइटी के लोगों ने निर्माण कार्य में लगे बिल्डर पर लापरवाही का आरोप लगाया है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। और पुणे में रेप की एक वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक डिलीवरी देने आए एक शख्स ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। डिलीवरी बॉय पर रेप का आरोप। हाई प्रोफाइल सोसाइटी में हुआ रेप। मामला पुणे का है, जहां एक डिलीवरी बॉय पर आरोप है कि उसने एक युवती से रेप किया। घटना शहर के कोथरूड के पास कोढ़वा इलाके की है। एक हाई प्रोफाइल हाउसिंग सोसाइटी की एक युवती ने आरोप लगाया है कि बुधवार की शाम करीब 7:30 बजे खुद को डिलीवरी बॉय बताकर सोसाइटी में युवक ने एंट्री ली और एक बैंक का लिफाफा लेकर युवती के घर पहुंचा था। एक डिलीवरी बॉय आपका बैंक का एनवलप आया है बोल के डिलीवरी के लिए आया था। मैं पेन भूल गया हूं, आप रिसीट दीजिए बोल के बोला, तो तुरंत निर्भया घर से पेन लाने गई तो उसने दरवाजा बंद करके अत्याचार किया। उसके मुताबिक गुना दाखिल है और हमारा इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में है। बताया जाता है कि रेप की वारदात के बाद आरोपी ने पीड़िता के मोबाइल से उसकी एक सेल्फी लिया और फोन में एक मैसेज टाइप करके लिखा कि वो वापस आएगा। फिलहाल आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जांच तेज कर दी है। सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डेटा को खंगाला जा रहा है। पीएम मोदी का जोर रोजगार बढ़ाने पर रहा है। सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की है, जिससे 2 साल में 3.5 करोड़ रोजगार पैदा होने का अनुमान है। इस पर ये रिपोर्ट देखिए। सरकार ने रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा मजबूत करने और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ELI स्कीम शुरू की है। केंद्रीय बजट 2024-25 में स्कीम को लेकर ऐलान किया गया था, जिसे मोदी कैबिनेट ने पास कर दिया है। ELI स्कीम के मुताबिक अगस्त 2025 से जुलाई 2027 के बीच 3 करोड़ 50 लाख रोजगार पैदा करने का लक्ष्य है, जिसके लिए 19 करोड़ 4 लाख 46 हजार करोड़ का आवंटन किया गया है। स्कीम के तहत शामिल लाभार्थियों में 1 करोड़ 9 लाख पहली बार रोजगार पाने वाले होंगे। स्कीम के तहत नए कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन, जिसकी अधिकतम सीमा 15,000 है, वो 2 महीने तक मिलेगा। पहली किश्त 6 महीने की सेवा के बाद और दूसरी किश्त 12 महीने बाद जारी की जाएगी। नए कर्मचारियों को ये लाभ 2 साल तक मिलेगा, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े कर्मचारियों को लाभ 4 साल तक मिलेगा। एम्प्लॉयर्स को भी सरकार इंसेंटिव देगी। EPFO से जुड़ी 50 कर्मचारियों तक वाली कंपनियों में 2 अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने और 50 या ज्यादा कर्मचारी वाली कंपनियों में 5 अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने पर 3,000 रुपए प्रति कर्मचारी सरकार इंसेंटिव देगी। LI स्कीम के जरिए देश के करोड़ों युवाओं को सोशल सिक्योरिटी कवर देने का भी लक्ष्य है।